अब ये छोटा बाबू है, ठीक है, अप्पू है। मान लो अप्पू अभी अभी दुनिया में लैंड किया है, ठीक है, अभी अभी दुनिया में आया है। अभी अपनी मम्मी के साथ रह रहा है ये, पापा के साथ रह रहा है, घर में दादी है, दादा है, पड़ोस है, रिश्तेदार हैं और ये है। और मान लो ये लड़का है, ठीक है, और ये हमारी न्यारू है, ये भी अभी लैंड करी है दुनिया में। ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़का है, दोनों पैदा हुए, इसका भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म साफ है, इसका भी प्लेटफॉर्म साफ है, मतलब दोनों का दिमाग साफ है। अभी अभी इनमें से किसी को कुछ नहीं पता है कौन लड़का है कौन लड़की है, लड़की को क्या पहनना चाहिए, लड़की का कलर पिंक होता है, लड़के का ब्लू होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नल्ले, जीरो क्लीन चिट साफ है इनकी बिल्कुल। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये बड़े होने शुरू होंगे ना, ये मान लो एक ही घर में पैदा हुए जुड़वा बच्चे हैं ये, ठीक है, एक ही मम्मी से पैदा हुए हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन अब क्या होगा ना, जब इनका पालन पोषण शुरू होगा तो इसको फील होगा दादी ना मेरे को ज्यादा वैल्यू करती है क्योंकि मैं लड़का हूँ। इसको लगेगा कि अच्छा ये लड़का है ना इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, लड़की होना मतलब कुछ कम होता है। ठीक है, अब इसको ने शुरुआत में बता दिया गया जब इसके सोचने समझने की शक्ति आई नहीं है, और इसके भी नहीं आई सोचने समझने की शक्ति, लेकिन इसको प्रिविलेज मिल रहा है क्योंकि ये लड़का है, इसको नहीं मिल रहा इतना इंपॉर्टेंस क्योंकि ये लड़की है। चलो ठीक है, हो गया। अब जैसे जैसे ये बड़े होंगे, आराम आराम से इनकी एज ऊपर होगी, तो ये नोटिस करेंगे मम्मी का बिहेवियर क्या है, पापा का बिहेवियर क्या है, पापा मम्मी को कैसे ट्रीट करते हैं, दादी मम्मी को कैसे ट्रीट करती हैं, मम्मी पापा घर परिवार में फाइनेंसिस को लेकर क्या बात कर रहे हैं। मान लो इनके घर में बार बार यही बात हो रही है, लोग क्या कहेंगे, ये काम अभी तक नहीं हुआ लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे इतने कम नंबर आए लोग क्या कहेंगे, फलाने समाज में लोग हमारे बारे में क्या बात, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मतलब अगर ये दोनों बच्चे बार बार नोटिस कर रहे हैं कि यार मम्मी पापा ना सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इनके मन में भी ये बात आ जाएगी कि स्कूल में फ्रेंड क्या कहेंगे मेरे मार्क्स कम आए तो, या दोस्त क्या बोलेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी आउटवर्ड हो जाएंगे, बाह्य मुखी हो जाएंगे। यानी ये जहां पल रहे हैं ना, ये दोनों बच्चे जहां पर पल रहे हैं, इनको नहीं पता इनके ऊपर पेंट किया जा रहा है, इनके ऊपर पेंट मारा जा रहा है, कंडीशनिंग हो रही है इनकी। ये अपने पेरेंट्स के विचारों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये अपनी दादी के विचारों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये अपने परिवार की पूरी एनर्जी को अपने अंदर सोख ले रहे हैं। जैसे कि वो शाही चूस होता है ना, गद्दी होती है शारी शारी की शारी वो इंक पी जाती है, वैसे ये एनर्जी को, विचारों को, वाइब्रेशन को, सबको पी रहे हैं। अब ये न्यारू न्यारू नहीं है, ये किसी इंसान होने का रोल प्ले नहीं कर रही है, इसको इंसान के तौर पर पाला ही नहीं गया। इसको बोल दिया ये लड़की है तो फ्रॉक पहनाएंगे, लड़की है तो पिंक कलर का इसका रूम होगा, इसके टॉयज ऐसे होंगे। ये इंसान है, ये सेकेंडरी चीज हो गई है। प्राइमरी चीज ये हो गई है, ये लड़की है। लड़की है तो 17 मतलब 7 या 8 साल की एज तक बाहर खेलेगी, फिर घर में ही ज्यादातर टाइम रहेगी, बाहर खेलने नहीं जाएगी। ठीक है, और इस तरह के कपड़े पहनेगी। इंसान है ये सेकेंडरी हो गया, लड़की है ये प्राइमरी हो गया। फिर लड़की होते होते एक बड़ा रोल क्या आ गया कि यार मैं बेटी हूं। अब लड़की होना भी सेकेंडरी हो गया, अब मैं बेटी हूँ, ये बेटी होने का रोल प्ले करने लग गई। बेटी हूं तो पापा मम्मी के बारे में सोचना, उनके फाइनेंसिस के बारे में सोचना, उनकी लड़ाइयों को फील करना, दादी ने मम्मी को क्या बोल दिया वो सोच सोच के गंदा महसूस करना, ताऊ ने पापा को क्या बोल दिया, रिश्तेदारों ने घर में क्या बोल दिया। यानी नाउ जो इसका स्क्रीन है, ये जो मेंटल स्क्रीन है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है आउटसाइड एनर्जी, बाहर की ऊर्जा लगातार, कि चाची ने ये किया, ताऊ ने ये किया, फूफा ने ये किया, मामा ने ये किया, स्कूल में ये हुआ, पड़ोस में ये हुआ। अच्छा टीवी में देख लिया, टीवी में कुछ कपल होते हैं, कुछ प्यार होता है, कुछ शादी होती है, शादी में सजते हैं, नए नए कपड़े मिलते हैं। नाउ अभी क्या है ना, स्क्रीन पे ना सिर्फ बाहर से ले रही है, चीजें ले रही है, खुद इसके अंदर कुछ जनरेट नहीं हो रहा। शायद जनरेट जब होता है जब इसका इंसान होना प्राइमरी चीज होती, इंसान होना सेकेंडरी हो गया, लड़की होना ज्यादा जरूरी हो गया, और लड़की के बाद तो इसने बेटी के रोल को प्ले करना चालू कर दिया। ठीक है, इसकी ये हुई, इसके साथ भी सेम हुआ कि ये लड़का है, लड़के तो घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, लड़के तो मर्द होते हैं, लड़के तो बाहुबली होते हैं, वो रोते नहीं है, उनको लो फील नहीं होता है। ठीक है, अब इसके स्क्रीन में डाल दिया गया यहाँ पे,
बार बार, तू लड़की है क्या रो रहा है, तू लड़की है क्या रो रहा है, चूड़ी पहन ले जाके, रोता रहता है कहीं का, ऐसा मर्द बनेगा। यानी इस बच्चे को नॉर्मल नहीं रहने दिया जाएगा कि इसका रोने का मन है, कुछ एक्सप्रेस करने का मन है तो ये कर ले। अब ये इसके ऊपर पेंट डाल दिया गया, पेंटिंग, कंडीशनिंग, इसने पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका इसका अपने अंदर खुद का क्या है, मैं बोल रही हूँ इस बच्ची के अंदर खुद का अपना क्या है। इसने बाहर से चूसा ही तो है, बाहर से एब्जॉर्ब ही तो किया है ना। इसके पास खुद का कुछ है ना, इसके पास जो घमंड है लड़का होने का, जो कि दादा दादी ने फील करा दिया लड़का है तो घर का चिराग है, ये घमंड भी इसका खुद का नहीं है, ये भी दादा दादी का दिया हुआ है या अड़ोस पड़ोस के लोगों का दिया हुआ है कि फलाने के घर पे छोरा हो गया जी। इसका इसमें इस खुद का क्या योगदान है, इसका खुद का क्या रोल है इसमें। अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, जैसे इसका फ्रेंड सर्कल होगा, जैसे इसका स्कूल होगा, और जिस तरीके के समाज में पैदा हुआ, अगर समाज लिबरल है, खुले विचारों वाला है तो इसके विचार खुले हो जाएंगे। समाज छोटी सोच का है तो इसकी छोटी सोच हो जाएगी। इन दोनों लोगों में खुद का अपना क्या है जो ये बोल पाए कि ये मेरा है। तो जो खुद का कुछ है ही नहीं उसको ईगो बोला जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मान लो कोई इंसान रोता रोता 1-to-1 सेशन में आया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरी माँ ने ये कर दिया। ये इंसान क्यों दुख में है, पता है क्यों दुख में है। ये जो लड़का है ना, मान लो एक लड़का है और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको चीट कर दिया, अब ये लड़का है, इस लड़के ने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं एक बॉयफ्रेंड हूं, और क्योंकि मैं बॉयफ्रेंड हूं तो मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ ये बिहेव करना चाहिए। ये अपने आप को ह्यूमन बीइंग नहीं मान रहा, ये अपने आप को एक रोल में मान रहा है कि आई एम बॉयफ्रेंड, मतलब रोल तो ये बॉयफ्रेंड होने का प्ले कर रहा है, ये खुद में बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ये किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो तो दूर से इंसान देख के बोलेगा एक आदमी खड़ा है, ये नहीं बोलेगा हाय बॉयफ्रेंड खड़ा है, उसको थोड़ी पता है किसी का बॉयफ्रेंड होने का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे खड़ी है, तो जब ये खड़ी होगी तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे किसी की पत्नी खड़ी है, बोलेगा एक महिला खड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए ना जब हम किसी इंसान पे, मान लो हम अपने पति पे गुस्सा है या हम अपनी पत्नी पे गुस्सा है या हम किसी भी चीज के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उसका अजम्पशन क्या है, हम क्या सोच के गुस्सा कर रहे हैं। हम ये सोच के गुस्सा कर रहे हैं कि मैं पत्नी हूं तो पति को ये बिहेव करना चाहिए। अब इसमें दोनों ही लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है। कैसे, एक तो इसने एक हरे भरे जीते जागते इंसान ने एक रोल को अपना जीवन बना लिया, पत्नी होने को अपना जीवन बना लिया। ये इंसान भी तो है भाई, पत्नी का तो रोल प्ले कर रही है। और ये जो सामने पति है, मान लो ये पति है, ये पति भी तो इंसान है, ये तो पति होने का रोल प्ले कर रहा है। दोनों ने ही एक दूसरे की इंसानियत को टाटा बाय बाय कर दिया, ना ये खुद को इंसान मान रही है ना वो खुद को इंसान मान रहे हैं। और जब तक हम सामने वाले इंसान को हरा भरा इंसान नहीं मानते, जब तक हम अपनी समझ में ये लेकर नहीं आते कि भाई ये उसकी कंडीशनिंग है, यानी ये उसके अपने विचार हैं, उसका एजेंडा हमको जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या गुस्सा करना नहीं है, उसका जीवन बना ही कुछ इस प्रकार का है, उसकी कंडीशनिंग, उसके घर का माहौल, उसके समाज का माहौल, या उसने क्या कंटेंट कंज्यूम कर लिया। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति को इंसान मानना चालू कर देते हैं कि वो इंसान है, माफ करना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसानों से गलतियां हो सकती है, मम्मी से गलती नहीं हो सकती, पापा से भी गलती नहीं हो सकती, बॉयफ्रेंड से भी गलती नहीं हो सकती, लेकिन इंसान से गलती हो सकती है। तो हम किसी को माफ भी तब कर पाते हैं जब उस इंसान से हम थोड़े से डिस्टेंस पे आ जाएं। डिस्टेंस का मतलब है इंसान को इंसान मानने लग जाएं, ना कि इंसान को मम्मी पापा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड। तो ईगो क्या है यहाँ पर, ईगो जो आपका अपना नहीं है वो ईगो ही होता है। एक सामने वाले इंसान को समझाना बहुत मुश्किल है जब वो शुरू शुरू में बहुत चार्जअप होता है, किसी सेशन में आया है, किसी क्लास में आया है। कुछ लोग 1-to-1 सेशन करके आते हैं तो वो फिर भी थोड़े से समझदार हो जाते हैं, या कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले से ही अपने ऊपर काम किया हुआ है, अलग अलग सेशन लिया हुआ है, थेरेपी लिया हुआ है, उन लोगों को भी एक बेसिक अवेयरनेस होती है। लेकिन जिस इंसान ने कभी कोई सेशन नहीं लिया है पहले, या जिस इंसान ने पहले अपने ऊपर काम नहीं कर रखा है, वो सीधा किसी ग्रुप का पार्ट बन जाता है। और उसको जब हम सिखाते हैं कि भाई आप इस अपने दर्द को छोड़ो,
अब आप अपने दर्द को कैसे छोड़ पाओगे अगर आप अपने आप में वाइफ ही बने रहोगे तो? अगर आप अपने आप में सिर्फ पत्नी बने रहोगे तो दर्द कैसे छोड़ोगे? अगर आप अपने आप को इंसान मानना चालू कर दो कि यार मैं हरा भरा इंसान हूँ, मैं एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, इंसान होने के नाते मैं सुख शांति डिजर्व करती हूँ, मैं अपने मन में सुख डिजर्व करती हूँ। जब तक मैं अपने अंदर की इस पत्नी का रोल बहुत बड़ा करती रहूंगी तो ये मुझे ये रोल ये महसूस कराता रहेगा, हस्बैंड प्यार नहीं कर रहा, हस्बैंड प्यार नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा। तो मुझे ना इस रोल को कम करने की, इसकी इंटेंसिटी को कम करने की जरूरत है। मैं पहले इंसान हूँ, बाद में बेटी हूँ। मैं पहले इंसान हूँ, बाद में बहन हूँ। मैं पहले इंसान हूँ, बाद में कुछ और हूँ। अभी आपसे 9:30 बजे आपके साथ सेशन शुरू होने से पहले किसी के साथ 1 to 1 सेशन था। वो बंदी डॉक्टर है, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है, मोटी सैलरी ले रही है, बट ड्यू टू मल्टीपल सर्कमस्टांसिस एट द एज ऑफ 36 उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो नाउ शी इज फीलिंग बैकवर्ड कि मैं मोटी सैलरी कमा रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, 36 की एज में मेरी शादी नहीं हुई है, मैं थोड़े गांव के माहौल से आ रही हूँ, लोग कह रहे हैं बूढ़ी हो गई, मम्मी पापा कह रहे हैं तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से लोग हमको बोल रहे हैं तुम्हारी लड़की ने शादी नहीं करी। कहती है मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मूड खराब रहता है, काम में मन नहीं लगता है। कहती जिन लोगों से मैं मिलती हूँ उनसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकती हूँ। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? गिव मी 1 सेकेंड। इसका जवाब क्या है? अगर देखो आप अपने आप को सिर्फ बेटी की नजर से देखती रहोगी तो आपको लगेगा आपने अपने माँ बाप के साथ गुनाह कर दिया है, शादी नहीं कर रहे या तलाक ले लिया या कोई नौकरी छोड़ दी या स्पेसिफिक प्रोफेशन में चले गए। अगर आपने अपने आप को बेटी की हैसियत से देखते रहे तो हमेशा अपने आप को ऐसे ही पाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक इंसान की हैसियत पे देखने लग जाओ कि भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं अपने पोटेंशियल के साथ अपने भाग्य के साथ पैदा हुई हूँ, मुझे अपने इस पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। अगर मैं एक ही रोल को बहुत बड़ा करते देखती रहूंगी तो मैं सुख शांति से अपने ऊपर काम नहीं कर पाऊंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं अपने आप को पहले इंसान मानना चालू करती हूँ। यानी एक बहुत बड़ा सर्कल है, वो एक इंसान है, और उस बड़े से सर्कल में एक छोटू सा सर्कल है, वो रोल है आपका, बेटी होने का, गर्लफ्रेंड होने का, बीवी होने का, स्टूडेंट होने का। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, एक विद्यार्थी भी हैं, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी बिजनेस में जा रहे हैं, किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, कुछ भी है, वो आपका एक रोल है, वो आपका पूरा जीवन नहीं है। वो इंसान मारा जाएगा जिसने एक रोल को जीवन बना लिया। वो इंसान अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसने अपने एक रोल को अपना जीवन बना लिया। मान लो कोई बंदा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसने अपने आप को चौबीसों घंटे सिर्फ एक एस्पिरेंट मानना चालू कर दिया, वो फेल होना पक्का है। अगर वो अपने आप को सिर्फ 8 घंटे एक एस्पिरेंट माने कि 8 घंटे की पढ़ाई करनी है बढ़िया, बाकी भाई अपन हरे भरे इंसान है, अपन बढ़िया खाएंगे, बढ़िया घूमेंगे, बढ़िया फिरेंगे, जरूरी नहीं है कि हमको किसी महंगी जगह पे घूमने जाना है। ठीक है, आप किसी छोटी, ओके, आप किसी छोटी मोटी जगह पे भी वॉक करने ही चले जाओ। ठीक है, बहुत बहुत महंगा नहीं खा सकते तो कुछ सस्ता खा लो, हेल्दी खा लो, हेल्दी चीजें सस्ती आती हैं, अटरम सटरम चीजें महंगी आती है, मम्मी वाली बात है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अनाप शनाप, हमारे हरियाणा में बोलते हैं अटरम सटरम। कि अटरम सटरम चीजें तो महंगी होती हैं। तो मीनू जी वाली चीजों को अटरम सटरम ही बोलते हैं दूसरी जगह भी। अच्छा, हाँ, अनाप शनाप ऐसे बोलते हैं, जैसे अनाप शनाप खर्चा मत करो, पर वो खाने के लिए यूज नहीं करते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो इसीलिए जब तक ना आप अपने आप को एक रोल में देखते रहोगे, आपने अपने जीवन को संकुचित कर लिया, नैरो डाउन कर लिया। अब जिस इंसान, भगवान ने किसी इंसान को बहुत बड़ा सर्कल दिया कि तुम इसमें घूमो फिरो नाचो गाओ डांस करो, लेकिन तुमने क्या किया, उस बहुत बड़े सर्कल में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, बोली मैं तो इसमें रहूंगी, और फिर बोल रहे हो मुझे सफोकेशन फील हो रही है, मुझे घुटन फील हो रहा है, मुझे जीवन महसूस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? समझ रहे हो आप इस बात को? तो यानी
प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा सर्कल दिया है, आप कुछ भी रोल प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बेटी के रोल में फंसे रहे, एक बहन के रोल में फंसे रहे, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने सर्कल को छोटा कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टेंस को छोटा कर रहे हो, और खुद का एक छोटा सा सर्कल बना के उसमें जबरदस्ती बैठ जाना ही आपका ईगो है। मैं किसी इंसान को बोलती हूँ ना कि भाई थोड़ा शांत रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो, चीजों में ज्यादा फंसो मत। कहते हैं ऐसे कैसे, मेरा पति मेरे को प्यार नहीं कर रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। अरे भाई, उसके अलावा भी लाइफ है। ऐसे कैसे लाइफ है, 24 घंटे तो वही दिखता है मुझे। आप उसे देखोगे तो दिखेगा ही ना, कुछ और भी देख लो आप। अपनी हेल्थ देख लो, अपनी किताबें देख लो, अपनी मूवीज देख लो, थोड़ा वॉक करने चले जाओ। वॉक करने गए तो अपने पसंद की टिंडे की सब्जी बना के खा लो भाई। कुछ भी तो हो सकता है ना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने से ही जीवन में बदलाव थोड़ी आता है। कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करो अपना, हमेशा उसे देखोगे तो वही दिखेगा आपको। तो यानी ईगो मैम, का हाँ जी, हाँ जी, तो बोलिए। है ना, ये तो मोह और लोभ हो गया ना। एक एक जिसके प्रति हमारा क्या ये लोभ है कि हाँ इसीलिए तो ये मेरा पति है, इसलिए ये सुनेगा, इसको सुनना चाहिए, इसलिए तो ये सब में फंसे रहते हैं हम। हम किसी चीज में फंसते तभी जब कुछ मिल रहा होता है, जहां से कुछ मिलेगा ही नहीं है फंसते ही नहीं है। फंसते भी तो वही है जहां पे मिलने की उम्मीद होती है। आप सोच के देखो ना, किसी के पास 1000 गज का प्लॉट था, लेकिन उसने सिर्फ 10 गज में कमरा बनाया। कुछ मिल रहा होगा उस 10 गज में, उस 10 गज के लालच में इतना फंसा हुआ है कि भूल गया कि उसके पास 1000 गज है। ठीक है, इसीलिए ईगो का मतलब होता है एक लिमिटेड आइडेंटिटी, एक छोटी सी लिमिटेड आइडेंटिटी जो कि आपको शुरुआत से मिली है। आपने अपने ईगो को जन्म नहीं दिया, हम अपने ईगो को जन्म नहीं देते, वो तो हमको खुद मिल जाता है। जब हम पैदा होंगे तो कोई ना कोई हमारे माँ बाप होंगे, कोई ना कोई समाज होगा, हर समाज के अपने नियम होंगे। कोई लड़की को वैल्यू करेगा, कोई लड़के को करेगा, कोई बोलेगा ये कपड़े पहनो, कोई बोलेगा ये खाना करो, इस उम्र में शादी करो, लड़की हो तो कली होनी चाहिए, लड़के हो तो सांड होने चाहिए। ऐसे ही यही तो बातें होती हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए ताकि तुम लोगों को रिझा पाओ, तुम लड़के हो तो तुमको ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, हमने जो भी बाहर से लिया वो हमारा ईगो बन जाता है। कब तक, मैंने आपको शायद नहीं, शायद मैंने फ्राइडे को एक लाइन लिखवाई थी ना आपको कि हमारे माँ बाप हमारे शरीर को जन्म देते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है जीवन में जब आपको अपने आप को जन्म देना पड़ता है, उसको आत्मसृजन बोलते हैं। और अपने आप को जन्म देना है तो भाई लेबर पेन तो होगा ना। अपने आप को जन्म देना, अपने आप को 9 महीने अपने गर्भ में रखना, फिर प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, तभी आपका जन्म होगा। इसीलिए हीलिंग, हीलिंग लगा लो या ईगो को हटाना एक पेनफुल चीज होती है, क्योंकि आप ना उस चीज को अपने अंदर से हटा रहे हो जो पिछले 20, 25, 30 साल से आपके साथ है। अगर किसी महिला की शादी को मान लो 10 साल हो गई हैं और उस महिला को 10 साल से आदत है पति प्यार दे, पति सपोर्ट दे, पति को ये करना चाहिए, पति को वो करना चाहिए, अब उसको मैं अचानक से ये समझाने लग जाऊं कि भाई देखो वो भी इंसान है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है, आप एक इंसान हो, आपकी अपनी कंडीशनिंग है। देखो वो इंसान अपने दिमाग से सोच रहा है, आपके दिमाग से नहीं सोच रहा। भगवान ने उसकी खोपड़ी में उसका खुद का दिमाग लगा दिया है। अगर वो आपके दिमाग से सोच रहा होता तो शायद आपकी पसंद के काम कर देता, लेकिन दुर्भाग्य है उसकी खोपड़ी में खुद का दिमाग है और उसी का इस्तेमाल करके चीजें कर रहे हैं, तो वो आपके अनुसार चीजें नहीं करेगा। तो जब इंसान को ये बात पल्ले आराम आराम से पड़ती है, उसको अचानक से नहीं पड़ेगी, शायद वो इस बात को कुछ 100 बार, 50 बार, 200 बार अपने जहन में ले आएगी, घुमा लेगी, फिरा लेगी, तब उसको ये बात पल्ले पड़ेगी कि मुझे सामने वाले से चार्जअप नहीं होना है, मुझे सामने वाले से गुस्सा नहीं होना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो
आत्मसृजन मतलब खुद को जन्म देना। अब अगर आपको खुद को जन्म देना है, अब ये हमारी प्यारी सी न्यारू है, इसके ऊपर बाहर का पेंट चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर हमको नया पेंट चढ़ाना है तो पुराना वाला उतारना पड़ेगा। पुराने वाले को उतारने को ही हम बार बार बोलते रहते हैं कि पेन रिलीज कर रहे हैं, ईगो रिलीज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को अपने अंदर से छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। लेट गो करने का क्या मतलब होता है पता नहीं। एक तो आज के टाइम में हमारे भाई बहन जो हैं, छपरी भाई बहन यूट्यूब वाले, उन्होंने क्या कर रखा है उन्होंने क्या करा है, भाई तुम एक बार लेट गो कर दो, चीज भागी आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, अब किसी की कुछ चीजें हो नहीं पाती हैं, किसी का कुछ नहीं हो पाता, एकाध का कुछ अकस्मात हो गया, कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ हो गया तो बात अलग है। फिर लोग बोलते जी हमारा तो नहीं हुआ। कैसे होगा? तुमने अंदर से लेट गो नहीं किया था। तुमने अंदर से लेट गो किया होता तो तुम्हारा पक्का होता। तुमको लेट गो करने की कला नहीं आती। मैं अब बताओ कैसे लेट गो करें? करना क्या है, बस करो, सरेंडर करो भगवान को। हम सामने वाला पूछ रहे हैं बता तो दो कैसे सरेंडर करो। इसमें क्या बताना होता है? सरेंडर मतलब सरेंडर होता है, करो करो तुम सरेंडर। ठीक है। नहीं, इसका ये बताते हैं डेस्परेट नहीं होना। अब ये पूछता है डेस्परेट कैसे नहीं होना। अब लेट गो का मतलब क्या होता है? लेट गो का मतलब होता है अपने अंदर के उस ईगो को आराम आराम से जाने देना, अपने आप को पहचानना कि देखो यार मैं इंसान हूँ और ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की संभावनाएं हैं, अलग अलग सिचुएशन है। जरूरी नहीं हर चीज मेरे हिसाब से हो, जरूरी नहीं कि हर चीज मेरे रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो। मैं लाइफ को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकती हूँ, वो तो जीवन धारा है, बहती नदी के जैसा है। मुझे इसके साथ तैरना सीखना है, मुझे इसके साथ अपनी नाव चलानी सीखनी है, और उसके लिए मुझे स्किल चाहिएगी, मुझे पेशेंस चाहिएगा, और मुझे ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और लॉजिकल सोचना है। किसी किसी जगह नदी का बहाव बहुत ज्यादा हो सकता है, तो शायद आपको वहां पर बहुत आराम आराम से, बहुत रुक रुक के किसी पत्थर को पकड़ पकड़ के चलना पड़े। और हो सकता है किसी जगह जीवन इतना आसान हो, यानी पानी इतना छिछला हो कि आप उसमें दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, कुल्लाबाती मार मार के आप ट्रेवल कर लो। वो तो अलग अलग है ना, लाइफ का कोई फेस बहुत आसान, कोई मुश्किल, कोई बहुत क्लैरिटी मांगता है, कोई बहुत फेथ मांगता है। तो लेट गो का मतलब ये होता है कि मुझे नहीं किसी चीज को वश में करना है, हर चीज का एक फ्लो होता है। और आज शायद मेरे पास इतनी क्लैरिटी और मेच्योरिटी है भी नहीं कि मैं हर चीज को कंट्रोल कर लूं। तो इसीलिए ना हम उस इंसान को क्या बोलते हैं, भाई यहाँ पे ना लेट गो करो। लेट गो करने का मतलब है चीजों को कंट्रोल करना है, चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो, इस उम्र में शादी हो, इस उम्र में बच्चा हो, ये करियर हो। ये हमारी अपनी पैदाइश नहीं है, ये हमने बाहर से पकड़ा है। हमने कब सोचा है ये? हमने तो लोगों को सोचते हुए सुना था। अच्छा देखो, आज तक हमने, अच्छा अब ये बताओ, क्या बताऊं मैं आपको। मैं कोई भी नाम लूंगी, वो उस नाम की चीज तो दुनिया में मिल ही जाएगी। ऐसा कोई नाम लो जो दुनिया में उस नाम की कोई चीज ही ना होती हो। कोई भी ऐसा नाम जिस नाम की इस दुनिया में कोई चीज ही ना है। जिसको देखा कुछ है नहीं नहीं, उसको मुस्कान। नाम कैसे देंगे? हाँ, कुछ नहीं। जिसको अरे कोई भी नाम बताओ, अनाप शनाप कुछ भी बताओ जिसको कोई समझ ही ना। मुदकड़। नाम ही तो बता रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं एक नाम है, कुछ नहीं बात नाम की कोई ये चीज सुन नहीं रखा है, ये तो सुन रखा है लोगों ने। अटाटू, यार अभी मैं गूगल करूंगी अटाटू मिल जाएगा। किसी न किसी जगह आइलैंड मिल जाएगा, किसी फल का नाम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी चलो अटाटू ले लेते हैं। अभी हमको नहीं पता ना, अभी तो हमने गूगल किया नहीं है। अब आप अटाटू अटाटू के बारे में सोचो, कुछ फीलिंग आ रही है? क्योंकि हमको हमारे समाज ने अटाटू के बारे में बताया ही नहीं ना, किसी मूवी ने बताया अटाटू कौन है, अटाटू क्या करता है, ना किसी पापा ने बताया, ना मम्मी पापा ने बताया, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो हमारे पास अटाटू से रिलेटेड कोई फीलिंग ही नहीं है। अब आप ये देखो, आपके पास शादी से रिलेटेड फीलिंग है, आपकी खुद की नहीं है। आपने मूवी देखी करण जौहर की,
आपने अपनी मम्मी पापा या अपने भाई बहनों की शादियां देखी हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पे प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, अल्ट्रा वेडिंग, इन बिटवीन वेडिंग, पता नहीं कौन कौन से फोटोशूट होते हैं। मैं तो मुझे तो दिहाड़ी वाला काम लगता है ये। तो भाई अब देखो ना, बहुत सारे बच्चे हैं अपना सारा पोटेंशियल खराब कर लेते हैं। पता है कैसे करते हैं? पहले कुछ नहीं पढ़ा, नीट का कुछ नहीं पढ़ा, यूपीएससी का कुछ नहीं पढ़ा, स्टेट पीसीएस का कुछ नहीं पढ़ा, इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हवा दिमाग में पहले एंटर कर गया। बहुत मुश्किल है भाई। तुम 2 महीने में 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे पर देख के तो देख लो। बिना सोचे समझे अपने अपने स्क्रीन में किसी को स्पेस दे दिया। ये इतने ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं दुनिया में? पता है क्यों हो रहे हैं ये सारे ब्रेकअप ब्रेकअप? क्योंकि सामने सेल्फ वाले, लव नहीं करते। हाँ क्या बात मानस भाई, लगता है खुद के प्यार में डूबी गए हो। मानस जी की गर्लफ्रेंड बन गई है मैं शारू। अरे मानस भाई ना अलग ही लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कुछ तो बात है भाई। ठीक है। आपका पक्का 2-4 किलो वजन तो बढ़ गया होगा यार। मेरी कट्टू का 6 दिन में 4 किलो वजन टूट गया। आज हमने वजन कराया था इसका। ठीक होते ही खुराक बढ़ानी पड़ेगी छोरी की। मेरे को ये मोटी ही पसंद थी। अच्छा कहाँ थी मैं? हाँ, कहाँ थी भाई, मैं शादी में कहीं फंसी हुई थी। पोस्ट वेडिंग प्री वेडिंग चल रहा था। ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं आजकल इतने जल्दी? हाँ हाँ, थैंक यू हो रहे सुजाता हैं। जी, थैंक यू सुजाता जी। इतने ब्रेकअप काहे हो रहे हैं? सामने वाले इंसान को जाने बिना, ढंग से देखे बिना, बस एक पट्टी बंध गई है कि ये पार्टनर है। और ये पार्टनर वाली फीलिंग कहाँ से आ गई? इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, मूवीज से आ गई। एकता कपूर ने तो सीरियल बनाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। ठीक है। मतलब वो इकलौती बंदी है जिसका मैं युवाओं को नष्ट करने का आरोप लगाऊंगी। पता नहीं क्या दिखा दिया लोगों को। करण ठीक है। जौहर भी लाइन में। तो ये ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं? पता है क्यों हो रहे हैं? एक ब्रेकअप ना हो इस पूरी दुनिया में, अगर यहाँ का स्क्रीन खुला रख के पहले सामने वाले इंसान को देख लिया जाए, क्यों इंसान मेरे को कितना वैल्यू कर रहा है, वो इंसान मेरे को कितना अहमियत दे रहा है, वो खुद के लिए कितना अच्छा है, वो खुद की हेल्थ के लिए कितना कंसर्न्ड है, खुद के करियर के लिए कितना कंसर्न्ड है, अपने पेरेंट्स को कितना वैल्यू कर रहा है, अपने दोस्तों के बारे में कितना अच्छा या बुरा सोचता है, लड़कियों को कैसे देखता है, लड़कियों के काम करने की तासीर को कैसे देखता है, शादी के प्रति उसके क्या विचार है, शारीरिक संबंध को वो किस तरीके से देखता है, करियर में ग्रो करने के लिए उसके एथिक्स क्या हैं, बच्चों को वो किस नजर से देखता है, जो लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, अपने से कमजोर लोगों को वो किस नजर से देखता है, अपने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वो कैसे देखता है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक साफ सफाई करने वाला इंसान घर के एक हिस्से को जानबूझकर गंदा रखे। जिसको साफ सफाई का शौक है वो पूरे घर को चमकाएगा। ऐसा ही है, जो इंसान गलत विचार रखता है महिलाओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसा नहीं होगा वो आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे देगा। वो तो 2-4 दिन के लिए ही देगा। अल्टीमेटली जैसे वो सभी महिलाओं को कंसिडर करता है, आपको भी वैसे ही करेगा। ठीक है। तो एक ब्रेकअप ना हो अगर सामने वाले को आंख खोलकर देखा जाए, परखा जाए और तब उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन क्योंकि हम लोगों को इतना डेस्परेट कर दिया गया है कि तुम तो 2 आने के नहीं हो, इतने बड़े इतने बड़े बड़बुक हो गए हो और अभी तक तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारा शादी नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ है, तुमको सोशल एंजाइटी दे दी जाएगी। और क्योंकि तुम्हारे पास अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, तुम एक ऐसे प्लॉट हो जिस प्लॉट में कोई भी कूड़ा करकट फेंक सकता है, क्योंकि तुम्हारी बाउंड्री ही नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो तुम हर किसी के कूड़े करकट को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे कि नहीं यार सामने वाला सही कह रहा है, 28 हो गई है, शादी नहीं हुई है, अब तो मुझे डिप्रेशन में आ जाना चाहिए ना।
तो तो कहने का मतलब ये है, आप कुछ नहीं हो, आप बस एक प्रोडक्ट हो। यू आर अ सोशल प्रोडक्ट। सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में जब समाज को पढ़ा जाता है तो एक लाइन बोली जाती है, दैट यू आर नो वन, यू आर ओनली अ सोशल प्रोडक्ट। आपके अंदर आपका अपना कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ एक सामाजिक प्रोडक्ट हो। जैसे पूरा समाज सोचता है वैसे आप सोच रहे हो, जैसे सब रिश्ते के बारे में सोच रहे हो वैसे ही आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, जैसे सब पैसे के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हो, सब आप वैसे ही सोच रहे हो। आपने बाहर की दुनिया को अपने मापदंड का आधार बना दिया है, और वो इंसान सबसे गरीब है, सबसे दुर्भाग्यवान है जिस इंसान को कभी जीवन ने मौका ही नहीं दिया कि वो समाज से हटके अपने आप को एक अलग नजर से देख पाए, मैं कौन हूं। अगर तो इंडिया में मैम ये एक तो सारा हो गया प्रॉब्लम। हाँ ओके, ये तो अपने यहाँ सारा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पेरेंट्स से भी वही पाया, सोसाइटी से भी वही पाया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आएंगे सुजाता जी, सोल्यूशन पे आएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रॉब्लम को और डिस्कस करें, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक भारी भरकम नहीं लगता है ना, लोगों को सॉल्यूशन के लिए जाना ही अच्छा ही नहीं लगता। मतलब सामने हाँ, वो सामने तो वाले को ये बोलेंगे ना तुम्हें बुखार है, वो बोलेगा ठीक है घर में पैरासिटामोल ले लेंगे हो जाएंगे ठीक। उसको ये बोल दो कैंसर है, वो आधे घंटे में हॉस्पिटल में मिलेगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो वैसा ही है। अभी ये छोटा 2 दिनों पहले मुझे क्या एक थॉट आ रही थी कि मैं मीनू जी से पूछूंगी कि मीनू जी हम आपके सेशन में आ तो गए, 4-5 महीने हो गए, आए थे तभी पता भी था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आए, पर अब भूल गए प्रॉब्लम थी क्या। एक्चुअली अब हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, मेरे को भी यही सवाल करना था कि हम जाएंगे कब। मतलब जब भी जाने का मन करता है एडिक्टेड हो तभी गए। और क्वेश्चन आ जाता है कि सामने से ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व करके जाना है, ऐसा आ जाता है मन में। फिर उसको सॉल्व हो गया तो फिर दूसरा कोई क्वेश्चन आके सामने खड़ा हो जाता है कि ये सवाल रह गया, इसको फिर सॉल्व करना है। मीनू जी मुझे ये आंसर तो नहीं आया था, ये जो ईगो मतलब आंसर मतलब ये प्रॉब्लम है ईगो से रिलेटेड, ये तो नहीं आया था, बस ये जरूर आया था कि हमने हमारे बहुत सारे इमोशंस, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को अबैंडन कर रखा है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमको पेन और सफरिंग था, इसलिए हम आपके पास आए थे। पर आज तो कुछ और ही लेंस से चीजें देखने को मिल रही है। हर बार कुछ नया सिखाते हो आप, हर बार हम सोचते हम सीख गए, लेकिन हमें पता चलता है नहीं, अभी भी हम नहीं सीखे हैं। दीदी आप फीलिंग रेवोल्यूशन लेकर आओगे? हाँ मीनू जी डेफिनेटली, सच में थैंक यू सो मच लीना जी। सही होगा। हाँ, मीनू जी पर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि मुझे लगता है कि नहीं आप यूपीएससी के लिए ज्यादा फिट हो, फिर लगता है कि वहां पे आप एक दायरे में फिट हो जाओगे, उतना ही काम करना रहेगा आपको, और हीलिंग वाले काम में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, फिर लगता है नहीं यार उनकी भी तो एक लाइफ है, उनको तो यूपीएससी ही क्रैक करना चाहिए। इतने अच्छे से कोई समझता तो हीलिंग पे ही रहना चाहिए। यूपीएससी में जाएंगी तो वहाँ ऐसे एक ही कमरे के अंदर घुस जाएंगे। ओके, हाँ वो वो करेंगे नहीं। मीनू जी आप करेंगे मीनू डिसीजन। जी आप यूपीएससी में कहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि वहां बाउंड्रीज के अंदर आपको बंधना पड़ेगा। वो सेट बाउंड्रीज हैं, गलत सलत प्रेशर्स और सब। तो और अभी आपकी सोच स्वच्छंद है, खुली है, और आपने आप यूनिवर्स की उसको क्रैक करने की राह पर हैं आप। तो आप वो उस लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है यूपीएससी आपके लिए, बहुत लिमिटेड है। और आप शायद आपके आपके आदर्श ओशो होने चाहिए, आचार्य प्रशांत। मैं आपको उस कैटेगरी में देखती हूँ। यूपीएससी तो हजारों लोग बैठते हैं मैम, बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन मीनू दलाल सब नहीं हो सकते हैं। बस नीलम जी के साथ मैं ये एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ खुला है आसमां, वहाँ बंद आसमां। खिड़की से ही देखेंगे, यहाँ छत से देखेंगे आसमां आप। यूपीएससी को सबसे बड़ा एग्जाम और पोजीशन वो भी सोसाइटी ने ही दिया है। बिल्कुल ये क्या बात है लीना जी। तो उसी ट्रैप में फंस जाओगे, ऐसे आप स्वच्छंद हो। तो मीनू जी आपको बोलते हुए जब मैं सुनती हूँ ना, तो यूपीएससी ना कर लो।
आपको जब बोलते हुए सुनती हूँ तो आप जिस धारा प्रवाह में और जिस जिस लॉजिक के साथ और जिन एग्जाम्पल्स को आप लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ओशो के किसी वर्जन को सुन रही हूँ। ऐसे घमंड डालने की कोशिश कर रहे ये हैं, आ नहीं पा हमारा रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि हमें पता नहीं कैसे आप मिल गए मेरा सौभाग्य। अरे मैम बहुत ओडिशा में ना एक है कि वो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, अभी ऐसे कुछ के रिटायर ले लिए हैं। तो उनका एक पोस्ट आया हुआ था और वो न्यूज में वायरल हुआ था कि वो लिखी थी कि मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं इतना सारा डिग्रीज लेके रखी हुई हूँ और इतने बड़े बड़े पोजीशन मुझे मिले हुए हैं, मैं उसमें काम भी कर चुकी हूँ, बट मुझे आज तक नहीं पता चला कि इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाता है और ना ही कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इस चीज को लेके उनको बहुत दर्द है। बहुत शुक्रिया। देखो यूनिवर्स जब आपको गाइडेंस देते हैं ना तो बहुत सारी सोल्स आती हैं और आपको फ्री में कंसल्ट करती हैं। मैम आई थिंक सब लोग वरीड हैं कि कहीं आप हीलिंग छोड़कर यूपीएससी में न चले जाओ। कुछ चीजें वेद ना मैम का कुछ है। चीज कुछ चीजें ना सरेंडर कर दी जाती हैं ऊपर वाले को कि देखो मेरा ये टाइम जोन है, मुझे इसमें एक चीज मुझे क्लैरिटी दे देना कि मुझे क्या करना है। वो चीज सरेंडर कर रखी है। ठीक है, तो मीनू जी तो ऐसा लग रहा था कि मीनू जी कहीं अपने पोटेंशियल का सही उपयोग नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं वो यूपीएससी के लायक है, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, अपनी लाइफ बनाए। मुझे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे लेकिन आज मुझे पता चला नहीं, आपकी लिमिट स्काई है, नॉट दैट लिमिटेड लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। पता है लीना जी, कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें जैसे मैं बोल रही हूँ लेट गो कर दो। कुछ चीजें कभी कभी कुछ समय के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना लीना जी, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो टू एनीवन, अगर किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, द फर्स्ट स्टेप उस चीज से डिस्टेंस बना लो। क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। अगर कुछ टाइम के लिए आप उससे डिस्टेंस बना लोगे और पीछे आ जाओगे, वो जो सामने वाली चीज है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह नजर आएगी। लेकिन अगर आपके पर्सनल स्टेक्स बहुत ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो प्रॉब्लम आपके लिए सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स्ट्रा बर्डन कैरी कर रही है। इसीलिए हम अपने दोस्तों को बढ़िया सलाह दे पाते हैं, खुद को नहीं दे पाते, क्योंकि हम प्रॉब्लम के बीच में बैठते हैं। दूसरों को बढ़िया गाइड कर पाते हैं, खुद को नहीं कर पाते क्योंकि हम उस चीज के बीच में बैठे हैं। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, उस चीज से एक डिस्टेंस बना लो अच्छी खासी कुछ समय के लिए। जैसे कि जब मुझे कुछ करना होता है, जैसे कि मुझे कुछ डिसाइड करना है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, कोई भी काम करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, तो जितना मैंने अभी तक अपने लाइफ में अप्लाई किया है कि मैं उस चीज को एक लिमिटेड टाइम के लिए उसके नेचुरल पेस में साइडलाइन कर देती हूँ कि अभी इमरजेंसी वाली चीजें है नहीं, बहुत सिर पे कोई चीज आनी रखी है, कुछ समय के लिए इससे ना हट जाते हैं ताकि इसका जो चार्जअप इन्वायरमेंट है वो चला जाए। घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना तो 2-4 दिन तक लोग बोलते नहीं है, वो चार्ज कम हो रहा होता है। जिस दिन लड़ाई होती है उस दिन घर में सबसे चार्ज हाई होता है। फिर जब वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया रात में, अगले 3 दिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं है कि कोई बात नहीं कर रहा, बात होंगी, लेकिन अभी वो चार्ज पहले कम होगा, लोगों की नाराजगी कम होगी, गुस्सा कम होगा, कुछ नए थॉट आएंगे एंड 4th डे 5th डे लोग आपस में बात करना चालू कर देंगे। ऐसा ही है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कुछ टाइम तक उस प्रॉब्लम से अपने आप को हटा लो, जो भी साम दाम दंड भेद लगा सकते हो, कंफ्यूज हो किसी चीज के बारे में। इसी तरीके से मैंने अपने आप को इस चीज से हटा रखा है। और सोसाइटी क्या समझती है, सोसाइटी क्या नहीं समझती है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या जरूरी नहीं है, मैं क्या महसूस करती हूँ, इन सब चीजों में ना बहुत बारीक बारीक डिफरेंसेस होते हैं। मैं नहीं चाहती ईगो कोई डिसीजन ले, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई डिसीजन लूं अगर मैं लाइफ में ले रही हूँ तो, नॉट द परसेप्शन ऑफ पीपल। अदरवाइज अल्टीमेटली ये प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन लीना जी, डजेंट मैटर कि आप कहाँ लैंड कर रहे हो। क्योंकि पता है मेरे कम से कम
अगर मैं खास दोस्तों की बात करूं तो कम से कम मेरे 3 खास दोस्त हैं जो कि सर्विसेज में हैं।